अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेशा खिदमत है आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस नशिस्त में मेरे साथ हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज जी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज की इस नशिस्त का शुरू में जो सबसे खूबसूरत लतीफ़ा पेशे खिदमत है वो कुछ यूं है कि एक घर की छत के ऊपर सारी फैमिली के अफराद सोए हुए थे। अचानक बेगम जो है वो रात को उठ के दुआ मांगने लग गई, अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ाने लग गए कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा, या अल्लाह मुझे रियत अता फरमा, या अल्लाह देख ले मैं रातों को उठ के तुम्हें इल्तिजा कर रही हूँ, तुम्हारी इबादत कर रही हूँ, देख लो सारे सोए हुए हैं, मैं अकेली जाग रही हूँ। साथ वाली चार पैसे खामद ने आवाज दी, करमालिए अपनी इबादत कर, साड़ियां शिकायतां ना ला। असल लतीफा बात यह है कि तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू, सरकारी पानी ते आना कोई नहीं, हाथ हला नलका ही गेड़ तू। शो के आगाज में फजूल गुफ्तगू करके सारी शो की सोब्राइटी निकाल देते। चलें जी, ये फजूल गुफ्तगू साइड पे कर दें। नाजरीन, अब आप जुनैद सलीम साहब से सुनेंगे बहरे ओकेानूस के पानी से हाइड्रोक्साइड अलहदा करने के तरीके। चलो जी। ये क्या बात है यार, नहीं, लतीफा रहने दो, आप अपने हल्दी कैसे इजाद हुई अभी आपको बताते हैं। बताएं जी हल्दी कैसे? नहीं जी, आप लतीफा सुना लें। विटामिन सी किसको कहते हैं जिसे खा के सी निकलती है? ये क्या देखो यार, ये देखो यार, मुझे समझाने के चक्कर में अपनी गुफ्तगू में झुकतो किनारी कर रहा है, जैसे गोटा किनारी नहीं करते। हुकूमत कशकोल तोड़ने का वादा करके आई थी मगर कशकोल हाथ में रखा है। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन। ये ममनून हुसैन साहब ने कहा जी, जिनको नवाज शरीफ साहब ने सदर बनाया था जी। अरे ये ममनून हुसैन साहब नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे जी, ममनून ऑफ नून। हाय हाय हाय, देखो यार, सदर बनाने पे वो इतने ममनून थे कि उनका नाम ममनून हो गया और वही बात कर रहे हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ। यही शायर कहता है ना, देखा जो तीर खा के सदरगाह की तरफ अपने ही ममनून से मुलाकात हो गई। दूसरे अल्फाज में से ये भी कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ये जो हूं है इसमें भी कोई राज है, क्लासिकी मौसीकी है। और हाय हाय हाय, जनाबे अली हर हुकूमत यही कह के आती है कि कशकोल तोड़ देंगे और तोड़ भी देती है, पुराना तोड़ के फिर नया बड़ा बनवाती है। कशकोल तो जनाब अब नसीबों में लिखा गया हुआ है। ये कशकोल तो उस वक्त टूटेगा जब सारा मुल्क इकट्ठा होकर इसे तोड़ेगा। एक कदे बंदे से तोड़ने से क्या होगा, फिर बड़ा खरीदना पड़ जाएगा। नहीं, वैसे यार ये ऐलान करना ही नहीं चाहिए, ऐसे और ज्यादा पैसे नया कशकोल बनाने पे भी तो लगते होंगे। अल्लाह आपकी खैर करे, पुराना ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नवे कशकोल पे ज्यादा पैसे लगते हैं। पुराने को रंग रोगन करवा लें, उसी को ले जाया करें। रंग रोगन की भी लोड़ नहीं होती, सरों का तेल इसको मले ना तो ये चमकता है। मैंने एक बड़े अहम फकीर से बात की थी यार। वैसे ऑन द सीरियस नोट, ममनून साहब का ये कहना हैरत अंगेज है। नहीं, हैरत अंगेज नहीं, असल में ये ज्यादा उम्र का सदर बना बैठे हैं ना, वो भूल जाते हैं कि मैं किसकी तरफ। अगर किसी दिन नवाज शरीफ साहब भूल गया कि ये मेरा सदर है फिर बात अच्छा, नवाज शरीफ साहब की इतनी उम्र तो नहीं हुई अभी तो वो यंग गाय हैं। अच्छा जी, लीड्स एयरपोर्ट इंग्लैंड में पीआईए की परवाज को मुतादिद सेफ्टी एतराजात की बिना पर उड़ने से रोक दिया गया। हेलो यार, ये पीआईए को तो ईमान से लोगों ने बिल्कुल मुर्गियों वाली पिकअप ही बना के रख दी है। जो पास से गुजरे तो हमक्का नहीं आता एक। अजीजा भी हमक्का क्या होता है? तुम लुफ्थांसा में सफर करती हो, तुम नहीं कभी पीआईए में बैठी? बेड़ा गर्क कर दिया, जब मर्जी उसको उड़ने से मना कर देते हैं, जब मर्जी उतरने से मना कर देते हैं, जब मर्जी उसको कहते हैं कि चलो पेट्रोल को नहीं दौड़ जाए तो। हद हो गई यार, ये पीआईए है, ये खोती रेडी है। मुश्किल से मूड बनता है पीआईए का उड़ने का, दुनिया रोक देती है। हाँ जी, ये दुनिया है ही दुश्मन है, उड़ने लगता ही यही पीआईए का जहाज तो ऊपर से ही पकड़ लेते हैं। बस 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 बस, इधर आ जाए, इधर आ। यार ये पीआईए बटेरा है। जहां देखोगे ना पीआईए खड़ा, लाजमन नीचे बिठे पड़ी। ये पीआईए पता क्या बनता है? पीआईए, पिजन इन एयर।
अब तो पीआईए वालों ने उस गाने को अपना कौमी तराना बना लिया है। पंख होते तो उड़ आती रे रसिया हो जालिमा, बहुत बुरा गाता हूँ मैं पावे, मगर गल ये सच्ची है। बोलते जा। अगली खबर सुन ले अजीज साहब। पंजाब के वजीर तालीम राना मशहूद ने कहा है कि 6ठी से मैट्रिक तक किताबें खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। तलबा को कंप्यूटर टैबलेट्स दी जाएंगी। यार मेरी बात सुनो, ये जो नून लीग और पीटीआई की चपकलश है, इसने यूथ को एक मजाक नहीं बना के रख दिया। यूथ के जितने मसाइल थे मतलब किस किस तरह के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है जी यूथ को कंप्यूटर दिए जाएंगे, कोई कह देगा जी ईयरफोन दिए जाएंगे, कोई ये वो कह रहे हैं किताबों से छुटकारा हासिल हो जाएगा, उनको हम एक ऐसी चिप देंगे कि वो कंप्यूटर के ऊपर पड़े। ये राणा मशहूद साहब कह रहे हैं। पहले पंजाब के स्कूलों से जो गधे घोड़े भैंसें बंधी हुई हैं, कब्जा किया हुआ उन्होंने, वो खत्म करवा लिया। मतलब ऐसे अखबारी बयान जारी करना कितना आसान होता है कि जैसे कल से आप सुबह उठ के देखेंगे तो पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स के पास बैग्स नहीं होंगे, कंप्यूटर लैपटॉप्स होंगे और राणा साहब ये बात जुनैद की ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम पे ही सारा एजुकेशन सिस्टम अपना लाना है तो पहले स्कूलों कॉलेजों में जो खोते बने हुए हैं वो बाहर निकलवा दे, चूंकि खोता दलती मारे तो कंप्यूटर टूट जाता है और उसका कंप्यूटर का जो चूहा होता है ना वो मझ के पैर थले आके मर जाता है। तो आपको पता है कंप्यूटर का चूहा मर जाए तो फिर यही समझे कि कंप्यूटर की माँ ही मर गई, कख नहीं बचता उसका। कंप्यूटर की माँ कंप्यूटर का चूहा होती, चूहिया नहीं होती। यार ये एक मुहावरा है। ये बंदा मेरी तबसरे में इंटरप्शन से बाहर नहीं आता। अच्छा, अब एमडी साहब को इसकी जुगतों की शिकायतें लगाऊं या इंटरप्शन की? अच्छा जी, अगली खबर। सियापे में फंसाया हुआ है इन लोगों ने मुझे। पहले मुझे तबसरा नहीं आ रहा होता, पता नहीं किस तरह मैं योर लगा के दानिश्वर बन रहा होता हूँ। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। दानिश्वर ना माना जा रहा हो तो तुम्हें नहीं पता कितनी तकलीफ हो रही होती। अच्छा जी, अदाकारा रीमा अपनी सालगिरह मनाने अमेरिका से लाहौर पहुंच गई। अल्लाह फड़, अमेरिका से यहाँ की तो मेरा ख्याल है टिकट ही को 2 लाख रुपए की हो गई हुई है। तुम्हें क्या तकलीफ है, तुमने दी है? यार 2 लाख रुपए की टिकट खर्च करके इधर सालगिरह, यार ये जुगत कर रहा है फिर। यार जुगत नहीं कर रहा, अपने वतन से मोहब्बत है, वो सालगिरह मनाने यार ये कौन सी मोहब्बत है, सालगिरह मनाने के लिए इधर आ गई है? हद हो गई है तुम्हारे वाली। 2 लाख रुपया रीमा जी आपने खर्च दिया, उधर ही मना लेनी थी सालगिरह। उधर क्या प्रॉब्लम थी? पायन तारक केक के ऊपर से फूल उतार के खाई जाती है। या आपके ससुराल वाले जियाले हैं सालगिरह वाले दिन केक की मत मार देते हैं। यहाँ किस लिए आ गई है सालगिरह मनाने के लिए? अमेरिका में केक नहीं मिलता, ये छुरी नहीं मिलती, चक्कर क्या है? उधर ही चला लेनी थी छुरी केक के ऊपर। इधर तो आप यार दिलों के ऊपर छुरियां चलाती रही हैं, आपको छुरी चलानी भी नहीं आती। अब हद हो गई यार। माँ कैसे रहा? यार हमें फजूल बात ना किया करो। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि उधर अच्छी सालगिरह मनाई जा सकती थी, क्योंकि जो वो सालगिरह का थीम सॉन्ग होता है हैप्पी बर्थडे टू यू, वो भी अंग्रेजी में है तो अमेरिका में अच्छा लगता है। इधर पाकिस्तान में तो आज तक हैप्पी बर्थडे टू यू को उर्दू में ट्रांसलेट करने की फैसिलिटी भी नहीं मौजूद हुई। मेरे ज़हन में एक आइडिया है, इसी खबर पर अगले सेगमेंट में तबसरा जारी रखते हैं। इतना लंबा तबसरा? यार मुझे इतना लंबा तबसरा नहीं करना आता, मैं मवाद कहाँ से लाऊंगा? नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नायरीन, उसी तबसरे को कंटिन्यू करते हैं कि फिल्म स्टार रीमा अमेरिका से लाहौर सालगिरह मनाने के लिए पहुंच गई। लेकिन तबसरे का दूसरा हिस्सा सरकार आपको नहीं मुझे करना है। लो मैं फिर को महल्ले में दुकान डाल लेता हूँ चमन जनरल स्टोर के साथ ही, ये मर्चेंट के नाम से। क्यों यार जुगते तो पहले ही कर रहे हो ऑलरेडी, अब तुमने खबरों पे तबसरा भी शुरू कर दिया। किसी दिन डांस के 4 स्टेप सीख के वो भी तुम मैदान में आए होगे।
خیر ہے طبیعت تمہاری ٹھیک ہے. یہ منصوبے ذہن سے نکال دو, کسی دن شیشے کے آگے کھڑے ہو کے ایسے ایسے کرنا, دیکھنا کتنے برے لگو گے. تم تو شاہ رخ خان لگتے ہو نا. جگت شاہ رخ خان پاویں نہیں لگتا, اجرام خان تو لگتا ہوں نا. یہ کون ہے؟ ہمارے محلے میں پتھر بیچتا ہے, وہ بھی بڑا خوبصورت پٹھان ہے, جوان آدمی ہے پورا. تبصرہ مجھے یہ کرنا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک طرح سے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے ایک بہت بنیادی جو سنت ہے, جو رسول اللہ کا حکم ہے, ایک تاکیدی سنت ہے, سنت موقدہ ہے عقیقہ, اس کو بالکل اپنی زندگیوں سے آلموسٹ نکال دیا ہے, اور اس کی جگہ ہم پورے جوش و خروش سے سالگرہ مناتے ہیں. میں سالگرہ منانے کا قطعاً مخالف نہیں ہوں, بالکل نہیں. سالگرہ اگر مناتے ہیں تو منانی چاہیے, اور جو نہیں مناتا وہ نہ منائے, لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. لیکن عقیقے پر عقیقہ کرنے کے لیے باقاعدہ تاکید فرمائی گئی ہے, اور ہم اس کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں. ایک منٹ ٹھہر جو, یہ میں چار رکھ لوں. یہ تو تم نے واقعی حیران کر دیا یاد کرا کے کہ واقعی اب عقیقہ تو سننے میں ہی نہیں آتا. کئی سال ہو گئے ہیں, میں نے تو اپنے محلے داروں میں یا رشتہ داروں میں کبھی یہ نہیں سنا کہ جی فلانے کے بچے کا عقیقہ. چلو بعض لوگ تو مالی وسائل کی وجہ سے عقیقہ نہیں کرتے ہوں گے نا, لیکن ہمارے ہاں جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ عقیقہ نہیں کرتے, اور بالکل ہی نہیں کرتے. اور دوسری طرف وہ سالگرہ کے نام پر سالانہ ہزاروں, بلکہ اب تو بڑے بڑے ہوٹلز میں سالگرہیں کی جاتی ہیں, لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں, اور عقیقے کا پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ہر بچہ یا بچی اپنا عقیقہ ہونے تک گروی ہے, اس کی جانب سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے, اسی دن اس کا نام رکھا جائے, اور اسی دن اس کا سر منڈوایا جائے. لیکن سر اکثر لوگ لڑکیوں کا عقیقہ کرنا ضروری نہیں سمجھتے. تم لڑکی کی بات کر رہی ہو, یہاں پہ لڑکوں کا عقیقہ نہیں کیا جاتا, ہم نے بالکل بھلا ہی دیا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, ہمارے ریسرچر ہیں کیسر فاروق صاحب. ہاں وہ پتلا سا جو ہاتھ میں پین پکڑ کے کھڑا ہو تو پتہ نہیں چلتا پین کون سا اور کیسر فاروق کون سا. کسی کو نہیں بخشتا ہے بندہ. فرینڈ اچھا بس کو ساتھ جگت کر دیتے, پھر کہتا ہے یا کسی بندے کو جگت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ صحت تندرستی زندگی عطا فرمائے, تو بعد میں اس کے ماتھے بھی تو لگنا ہوتا ہے نا. اچھا میری بات سنو, کیسر فاروق نے اس حوالے سے باقاعدہ مختلف ٹریفک سگنلز پہ کھڑے ہو کے اور 1-2 شاپنگ پلازاز پہ جا کے اس نے سروے کیا, اور بڑے لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ نے عقیقہ کیا ہے, آپ کا عقیقہ ہوا ہے, یا آپ نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا ہے, اور دوسری طرف یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ نے اپنی سالگرہ منائی ہے, مناتے ہیں اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں. تو جو صورت سامنے آئی ہے وہ ذرا دیکھو. دکھائیں. عقیقہ میں نے نہیں منایا, برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے. لڑکیوں کا ہے وہ نارملی عقیقہ نہیں کیا جاتا, لڑکوں کا زیادہ تر کیا جاتا ہے. ہر سال برتھ ڈے مناتی ہوں, اور عقیقہ نہیں منایا. عقیقہ میرا نہیں ہوا تھا, ہاں ایک ہوا تھا, ایک بکرے کا کرتے نا عقیقہ. جی بچوں کا عقیقہ کرتے رہتے ہیں, برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. میرا عقیقہ نہیں ہوا, برتھ ڈے ہر سال پاپا سیلیبریٹ کرتے. بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا, چھوٹے تھے زوگا تو بہت ہی اچھی طرح سے مناتے تھے. بڑی بیٹی کا کیا, باقیوں کی برتھ ڈے کی ہے. I'm sorry, I can't answer that question جی. بچوں کا عقیقہ کیا ہوا ہے, ہوا ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا. میرا والدین نے عقیقہ پتہ نہیں کیا تھا یا نہیں, لیکن میرے 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے, اور بیٹے میں نے عقیقہ کیا. بچوں کا عقیقہ تو جیسے یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر فرض ہے, اور اس کو کرنا چاہیے, ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اور تم نے دیکھا کہ ایک لڑکے نے کہا کہ جی عقیقہ کرتے رہتے ہیں بچوں کا, اس کو یہی نہیں پتا کہ عقیقہ اس نے مائک اور کیمرہ دیکھ کے کہا دی عقیقہ بھی کرتے رہتے ہیں. اس سروے میں 100 کے لگ بھگ لوگوں سے سوالات پوچھے گئے, 80% کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پیدائش پر خوشی منانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے, ضیافتیں دیں دوستوں رشتہ داروں کو, مٹھائی بانٹی. تو انہی پیسوں کا بکرا لے کے تو عقیقہ کر چھوڑتے, دعوت بھی ہو جاتی ہے. عقیقہ تو ایک ایسا صدقہ ہے جس کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. اچھا, اور 60% والدین کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہر سال اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں. اب سالگرہ پر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں یہ بھی کوئی ٹھگی چوبی بات نہیں ہے. بھائی یار جب سے لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی ہے موم بتی بڑی مہنگی ہو گئی ہوئی. اچھا, سروے میں تم نے ایک اور بات نوٹ کی ہے, اور ویسے بھی جنرلی دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکیوں کا عقیقہ تو لوگ بالکل ہی غیر ضروری سمجھتے ہیں. حالانکہ لڑکی کے عقیقے پہ 1 بکرا کرنا ہوتا ہے, لڑکے پہ عقیقے پہ 2 کرنے ہوتے ہیں. اس کا عقیقہ ذرا مہنگا ہوتا ہے, سستا عقیقہ نہیں کرتے تو مہنگا کہاں سے کر. اچھا, لڑکی کے لیے 1 اور لڑکے کے لیے 2 بکرے ہوتے ہیں. اب بالکل حدیث شریف میں تو یہی ہے. ویسے جس کے پاس بیچارے کے پاس 1 بکرے جو کہ بھی پیسے نہیں ہیں اس کو میرا خیال ظاہر ہے یہ سنت انہی لوگوں پہ واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں. اصل میں جو عید الاضحیٰ پہ بکرا عید پہ جو جانور کرنے کی اجازت ہے نا, وہی عقیقے پہ بھی کرنے چاہیے. بکرا یا اس سے بڑا جانور جو
बच्चा शच्छा या बैड़ा होता है। मुख्तलिफ मौके हैं जिनको हम अकीके की शक्ल दे सकते हैं, मतलब खुशी मनाने के, आप पूरी फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, जब भी इकट्ठे होते हो उस वक्त भी आप बच्चे का अकीका कर सकते हो। मुस्तहिब तो यही है कि 7वें दिन किया जाए, लेकिन अगर आप 7वें दिन नहीं कर पाते तो उसके बाद उम्र के किसी हिस्से में भी ये जब आपके पास पैसे आए कर लो, सब या कर सकते हैं। करे आप भूल गए, जब याद आए कर लो, बिल्कुल। या जब आपको मौका मिले कर लो, करना जरूर चाहिए। और उसको मुख्तलिफ तरीकों से, जब आप घर में कोई दावत करते हैं तो आप बकरा ज़िबा कर लें, उसी तरह उसके 3 हिस्से कर लें। मतलब आप अपने इस्तेमाल में भी वो गोश्त ला सकते हैं, उसका जो तीसरा हिस्सा है वो गुरबा और मसाकीन के लिए रख सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद 3 हिस्से करके पहले एक हिस्सा खाएं, फिर दूसरा हिस्सा खाएं, फिर तीसरा हिस्सा, जो हम कुर्बानी के गोश्त के साथ करते हैं। ये कुर्बानी वाला हिसाब होता है, ईद वाली कुर्बानी वाला हिसाब, 3 हिस्से करके बांटने वाला। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, मैं सिर्फ इतनी सी बात अर्ज कर रहा हूं कि गैस का इस्तेमाल भी कंट्रोल करना चाहिए हमें, लेकिन गैस चोरी रोकना उससे ज्यादा जरूरी है। इस वक्त मुल्क भर में 30 अरब रुपए सालाना की गैस चोरी हो रही है। 30 अरब रुपए यार, बस क्या मतलब? जितनी मेहनत के साथ और जितने लोग चोरी कर रहे हैं, 30 अरब कुछ भी नहीं। मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हें इल्म है कि गैस चोरी किस किस तरह होती है और कौन कौन बंदा अनवाल होता है? मुझे क्या बता रहे हो? अजीजी ने तो इस पे रिसर्च की हुई है। क्या कहती है जी अजीजी की रिसर्च? लो भाई जी, एक गल आपको सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि गैस चोरी होती कैसे है। एक होता है फिटर, एक होता है मीटर रीडर और एक होता है मीटर मैकेनिक। ये एक ट्राइका है, ये तकौन है 3 बंदों की। ये 3 बंदे हैं जो गैस चोरी कराते हैं, चौथा बंदा जुर्त नहीं कर सकता। और अगर ये 3 का ट्राइका ना हो तो गैस चोरी हो नहीं सकती। इसे तो मनुष्य ट्राइका भी कह सकते हो, मगर किसी को कहना नहीं चाहिए, शायद बीच में कोई शरीफ आदमी भी हो, ईमानदार लोग। मगर पाकिस्तान में जो गैस चोरी हो रही है उसके जिम्मेदार ये 3 लोग हैं। इन 3 बंदों ने गैस चोरी करानी है, जहां भी करानी है। एक मीटर रीडर, एक मीटर मैकेनिक और एक फिटर। ये 3 बंदे, इनकी इस महकमे के अंदर वही वैल्यू है जो SHO की पुलिस में है। और इन तीनों की ट्रांसफर जो होती है ना, वो भी बड़े मायने रखती है किस इलाके में इन्होंने लगना है। अच्छा, ये मजे की बात तो मैं बताऊं, इनमें से एक कदे की ट्रांसफर हो ना, तो वो कोशिश करता है कि तीनों की इकट्ठे ही हो चुके हैं, सेट बने होते हैं। अल्लाह आपकी खैर करे। इनकी आपस में ना जी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट बन गई होती है कि ये चाहते हैं कि हमारा जो सेट बन गया हुआ ना, यही उठा के कहीं और रख दे, और अक्सर होता भी ऐसे ही है। लो जी, ये जो 3 बंदे हैं, ये जहां चाहते हैं गैस चोरी करा लेते हैं, और जहां चाहते हैं ये गैस चोरी ना हो, नहीं हो सकती, जितना मर्जी को बड़ा भाई आ जाए। अच्छा, इन तीनों का अब क्या है? ये वो लोग हैं जो कोई 7-8 लाख रुपए की यहाँ पे गैस लगती है ना, छोटी दरमियानी फैक्ट्रियां, उधर ये बेपनाह बेहतरीन कारीगर साबित होते हैं। और कोशिश भी इनकी यही होती है कि ऐसे इलाकों में हमें तैनात किया जाए जहां पे ये 7-8 लाख की गैस चोरी वाले काम हो रहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री। हाँ जी, जो बहुत बड़ी फैक्ट्री है ना, जो 70-80 लाख का बिल या करोड़ का बिल या 1.5 करोड़ का, वो फिर उतले लेवल पे जाके मोक लेते हैं। इसलिए ये 3 बेचारे नीचे ही रह जाए। वो तो मास्टर ऑफ द गेम होते हैं ना। अल्लाह तेरी खैर करे। ये जो निचले है ना 7-8 लाख की गैस वाले, इधर ये ट्राइका कोशिश करती है कि ये हमारे शिकंजे में रहे, और इधर से ये अगर लाख रुपए की गैस चोरी होती है ना, तो तकरीबन को 30% इनका होता है। अच्छा, तुम्हें पता है कि मुशर्रफ दौर से पहले जो गैस चोरी की शरह थी वो 3 से 4% थी, और आज पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 30% गैस चोरी हो जाती है, जो 30 बिलियन रुपीस बनते हैं। और मुशर्रफ दौर में गैस चोरी में इजाफे की एक बड़ी वजह यह थी कि ये वो दौर था जब CNG स्टेशंस का एक फ्लक्स आ गया था, सैलाब आ गया था, और जितने बड़े बड़े तगड़े लोग थे, MNA, MP, सेनेटर, सब ने अपने यार, तुम्हें बेशक किसी को गुस्सा लगे, आज ये भी तुम्हें अपनी रिसर्च बता दूं,
कोई शायद ही एक दाना हो बंदा जो CNG स्टेशन वाला गैस चोरी नहीं करता। मेरा ख्याल हार्डली एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 15% लोग होंगे जो CNG स्टेशन जो गैस चोरी नहीं करते होंगे। हजूर, मुझे गैस के बड़े तगड़े बंदे ने बताया था कि तकरीबन सारे गैस चोर हैं, कोई एक ही है जो नहीं चोरी करता। और ये CNG स्टेशनों वाले चूंकि तगड़े लोग होते हैं, सारे सियासतदान है तकरीबन को 80%, इनके वहां को छापा मारे गैस चोरी पे तो उसको आगे से डांगे निकाल के बंदूकें निकाल के दौड़े भी लगवा देते। अच्छा, वैसे यार ये भी बात है कि जो CNG स्टेशंस मालकान गैस चोरी नहीं करते उनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। कितना मुश्किल काम है जब दाएं जानिब वाला CNG स्टेशन वो भी गैस चोरी कर रहा है, सामने वाला भी कर रहा है, बाएं तरफ वाला भी कर रहा है, और आपको खुला मुनाफा नजर आ रहा है, लाखों रुपए की आमदन नजर आ रही है, लेकिन आप के दिल में किसी का खौफ जहां गजीन है, आप हलाल खा रहे हो, तो ये मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल, ये तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए उन लोगों को जो सब्र का पैमाना हाथ से नहीं छोड़ते और वो अपनी लिमिट में रह के जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात, नाजायज ख्वाहिशात खत्म करके। अच्छा, जायज ख्वाहिशात जायज रोजी के साथ पूरी भी हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जो घरेलू सतह पे गैस चोरी होती है उसका तरीका वारदात पता है क्या है? कि आपने किसी एक घर में गैस का कनेक्शन ले लिया, उस शख्स ने आगे कई लोगों को गैस कनेक्शंस दिए हुए हैं, एक बड़ी जगह पे और वो चोरी कर रहा है। वो 70-80% केसेस में वो शख्स गैस चोरी कर रहा है, क्योंकि वो तो गैस बेच रहा है, आगे मुनाफे पे बेच रहा है, और आगे उसने जो है मीटर रीडर को उसने रिश्वत देनी है, आगे उसने। और कई MNA MPAs हैं जिनका कारोबार ये बन गया हुआ है, वो एक गैस के कनेक्शन के साथ आगे तकसीम कर रहे हैं चोरी के साथ गैस तड़ातड़। अच्छा, तुम्हें एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, जो सबसे ऊपर के लेवल की गैस चोरी होती है वो बड़ा कहाँ होती है? मीनार पाकिस्तान के टॉप पे। क्यों जी? देख लें MD साहब, कितना सीरियस टॉपिक है, अरबों की चोरी का मामला है और उसमें भी जुगत पानी कर रहा है। और ये जहां पे कंट्रोल कर गया अपने मैया को, उधर ये बिफर रहा है। अब भाई जी, ये जो निजी बिजली घर है ना, जो अपने प्राइवेट बिजली घर बना के बिजली बना के गवर्नमेंट के आगे बेचते हैं, उधर गैस लगती है, वो गैस इस्तेमाल होती है बेपना, उधर सबसे ज्यादा गैस चोरी होती है। ये भी आज तो मैं बात बता। अच्छा, उधर गैस चोरी भी होती है और गैस जाया भी होती है, और दुनिया में हम उन बदकिस्मत तरीन मुल्कों में जहां पे बिजली घरों में, निजी बिजली घरों में गैस लीक होने की और गैस चोरी होने की शरह सबसे ज्यादा है। आमतौर पर इसको औसतन 2% है बाकी मुल्कों में, ठीक है। हमारे यहाँ ये माशाल्लाह कितनी हमने तरक्की की है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि पाकिस्तान के निजी बिजली घरों में गैस चोरी और गैस लीकेज की जो शरह है वो 9.4 से बढ़कर एक साल के दौरान 10.8 तक पहुंच गई है। और सुनाओ जी। हाँ जी, और एक और रिपोर्ट हमें यह बता रही है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गैस चोरी फैसलाबाद में होती है, दूसरे नंबर पर कराची है, तीसरे नंबर पर लाहौर है। यार, तुम्हें याद नहीं है कि पिछले दिनों मियां नवाज शरीफ साहब एक फैसलाबाद की फैक्ट्री में गए थे जहां पे 20 करोड़ रुपए सालाना की गैस चोरी हो रही थी। और जितनी को गैस रह गई हुई है, अल्लाह के वास्ते इसको बचा लो, वरना बाकी भी सारी चोरी हो जाएगी। 17 साल की गैस रह गई है हमारे पास। लो, 17 साल बाद क्या होगा यहाँ पे? तौबा। मैं तो करमाली को सोचता हूँ कि बेचारी किस तरह फिर पाथियां और वो तेल वाले चूल्हे और डक बाला करे। उसे भाभी की टेंशन पड़ गई। यार, उसकी टेंशन नहीं, मुझे अपनी टेंशन लगी हुई है। क्या मतलब? मैं इस बात पे टेंस हो रहा हूँ कि उसके हाथ में दोबारा फूकनी आ जानी है। और वो कसीरुल मकासद होती है, लोहे की होती है, ऊपर से बहुत जोर से लगती है। तुम तो अच्छा भला भुगतते रहे हो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी साहब, मुखबरियों की पटारी में से अभी मेरा करो आप इसमें जुगत। नाज़रीन, जब पहली मुखबरी आपको पेश कर रहा हूं, आप मजा लेंगे, उसका मजा या मुखबरी भी है और अफसोसनाक भी। यह पिछले दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड गए थे, अपने बेटे के घर गए उधर। लो जनाब, जब वो अपने बेटे के घर पार्क लैंड में गए तो उधर चंद सहाफी भी इकट्ठे हुए थे।
کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی گفت و شنید ہوگی. اور وہاں پہ جب میاں صاحب پہنچے تو ان چند صحافیوں میں سے ایک صحافی نے ان کو پوری پرجوش طریقے سے جپھی لگائی, گلے لگایا, ملا گلا. اس کے بعد ان کا ہاتھ چوم لیا. میاں صاحب نے کہا کہ چلو کو فین ہی ہوگا, مگر اس نے دوسری پپی بھی لے لی ہاتھ کی. میاں صاحب نے کہا یہ آدھا فین بھی ہوتے ہیں چلو, مگر تیسری پپی پہ وہ ہلکے سے ششدر پڑے کہ خیر ہے. اس کے بعد ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا تو اس صحافی کے یڑ میں آیا کہ میاں صاحب خوش ہو رہے ہیں. اس نے دوسرا ہاتھ پکڑ کے اس کی پپیاں کرنی شروع کر دی. میاں صاحب نے کہا کہ یہ آدھا ہی مرید لگ رہا ہے میرا. لو جی, جب ابھی کو بات نہیں تھی کہ انہوں نے دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ اس بھائی نے یہ آدھا جرت کرتے ہوئے گلے لگا کے ان کے یہاں گردن پہ بھی چما لینا شروع کر دیا. اچھا. میاں صاحب نے کہا کہ ابھی آیا لندن پاکستان سے, یہ کون بھائی ہے مجھے بچھڑا ہوا ملا جو اتنا اداس ہے میرے سے اور مجھے اتنا چوم رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی جی خیر ہے. تو صحافی نے آگے سے کہا کہ میاں صاحب بس ایک میرا پرا نوکر کرا دیو تے ایک مینوں اسلام آباد پلاٹ دوا دیو بس. میاں صاحب نے کہا اچھا اس بات کی یہ پومیاں ہو رہی تھی. میاں صاحب نے ساری پومیاں پکڑ کے واپس کی اور ساتھ کہا کہ بیٹا بات یاد رکھو, پومیوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. چلو دوڑو. ڈش 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 ڈش. اتنی زور سے. دوسری مخبری جو ہے وہ میں جوش و جذبے سے سنا رہا ہوں, اس لیے یادہ ڈش کیا. میرے مرشد پاک, میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کی. مرشد کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے اور ان کی مشکلیں آسان کرے. مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ یہ میاں تمہارے مرشد پاک کا رابطہ ایک سابق ایم این اے نے اس گروہ کے ساتھ کروایا ہے جنہوں نے مرشد پاک کے بیٹے کو اغوا کیا ہوا ہے. اور مرشد پاک نے ٹیلی فون پہ ان سے بات کی ہے جو کہا جاتا ہے جی کہ شمالی وزیرستان میں ہیں اس وقت, اور بیٹا مرشد پاک کا جو ہے وہ بھی ادھر ہی ہے. مرشد میرے کی بیٹے کے ساتھ فون پہ بات بھی کروائی گئی ہے. اچھا. اور وہ جو گروہ کے لوگ ہیں انہوں نے مرشد پاک کو جو شرائط بتائی ہیں بیٹا واپس کرنے کی, اس میں جو رقم بتائی ہے وہ اتنی لمبی چوڑی ہے کہ مرشد میرے نے پھر ان سے کہا کہ اچھا بھائی میں دیکھتا ہوں, کچھ سوچتا ہوں. کافی دیر گفتگو کی مگر رقم بہت تگڑی ہے جو وہ مانگ رہے ہیں. اس کے بعد میرے مرشد نے فون بند کر دیا اور یہ کہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرشد کے بیٹے کو, سب کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور مرشد کے بیٹے کو بھی جلد از جلد اپنے ماں باپ کے پاس پہنچائے. ڈش 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 ڈش. لا جی ایک اور مخبری جو آپ کو پیش خدمت کر رہا ہوں. ایک سابق وفاقی وزیر خاتون جو پچھلی حکومت میں فیڈرل منسٹر تھی. سابق وفاقی وزیر بھی تھی اور فیڈرل منسٹر بھی تھی جی, دو عہدے تھے ان کے پاس. اور خاتون بھی تھی. یار یہ تو ایک ہی ہوتا ہے. یار یہ غلط کرا رہا ہے مجھ سے. ہاں دو گئی ہے. فیڈرل منسٹر وفاقی وزیر کو ہی کہتے ہیں جی. اتنے نہیں تمہیں آج تک پتا چل رہا. وہ جو یہ اچھا بھی تنقید ہے مجھے سارا پتا چل. نہیں واقعی وہ جو فیڈرل منسٹر رہی ہوئی ہیں سابق اپنا خاتون, اس کے ارد گرد کے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ گل سن میڈم, آپ کی پارٹی اب پنجاب میں آتی ہوئی نظر نہیں آتی اگلے الیکشن میں بھی, چونکہ اب پی ٹی آئی بھی جمپ کر چکی ہے, اس لیے آپ اب پارٹی بدل ہی لیں, کوئی ایسی بات نہیں. وہ بھی پارٹی پورٹی بدلنے میں ماہر ہی ہیں, کوئی ایسا ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتی. انہوں نے اب نون لیگ کے ایک اہم رکن کے ہتھی میاں نواز شریف صاحب تک میسج پہنچایا ہوا ہے کہ میاں صاحب اگر اگلے الیکشن میں ٹکٹ کی ہاں کر دیں مجھے تو پھر ادھر سے آواز آئے گی وے تو سدیا میں اڈ دی آئی تیرے ٹکٹ نے ہوش پلائی وے لیڈر نون لیگ دیا, وے لیڈر نون لیگ دیا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
डांस मेरे से तो ये जेलसी हो जाए। नाज़रीन, पीटीआई की कारकर्दगी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, आप चूँकि माशाल्लाह शोबा इबलाग से वाबस्ता हैं, इसलिए आप पर तो हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है। और आप हमारी सादत को भी जानते हैं कि हम अपनी कारकर्दगी का डंडोरा पीटने की बजाय सिर्फ इस उसूल पर कारबंद हैं कि नेकी कर और नेट पे डाल। नेट पे नहीं, दरिया में डाल। जुनैद साहब, दरिया में डालने के लिए चीलों का गोश्त जो है, इंसान 10-10 रुपए के 2 शापर ले और डाल दे दरिया में। नेकी अगर एक आध सरजद हो ही जाए तो उसे दरिया में जरूर डालना है। ये वैसे भी उस वक्त का मुहावरा है जब नेक लोग भी बहुत होते थे और नेकियां भी बेशुमार करते थे और दरिया भी बहते थे। अब ना वो लोग रहे हैं, ना नेकियां होती हैं और ना दरिया बहते हैं। खुश्क दरिया में नेकी डाल के क्यों आप नेकी के घुटनों पे रगड़े लगवाना चाहते हैं? और वैसे भी नेकी फैलाने के लिए होती है, दरिया में डालने के लिए नहीं। और फैलाने के लिए सबसे अच्छा जरिया सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया वैसे भी यूथ का नुमाइंदा है। अच्छा, इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आपकी जमात को कहा कि ये टीनेजर्स की जमात है। ये मौलाना की टीनेजर वाली बात भी छोड़िए, ये मौलाना को हमारी जमात के मुतल्लिक ये गलत फहमी मेरी वजह से ही है। हालांकि मैं कई दफा मौलाना को ये वाज़ेह कर चुका हूँ कि मैं अब टीन एज से को 5-6 साल आगे गुजर चुका हूँ। अच्छा, समझ रहे? अच्छा, मगर मौलाना है कि मानते ही नहीं। वो कहते नहीं आप टीनेजर ही नहीं, वही गाना गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, दिल है कि मानता नहीं। मैं माफी चाहता हूँ, ऐसे करते हुए तो awkward लगता होगा। मौलाना की बात छोड़िए भाई, मौलाना जैसे बंदे हर बात में कोई ना कोई मीन मेख निकाल लेते हैं। इस तरह के शख्स को तो आप अगर मर्सिडीज भी दिखाएं ना तो वो कहेगा जरूर कि गाड़ी अच्छी है, मगर अगर इसकी छत पर ट्रंक रखने वाला स्टैंड लगा होता तो बहुत मजा आता। इसलिए आप मौलाना की बात छोड़िए, मौलाना को हर शख्स बच्चा ही लगता है। उसकी वजह यह है कि मौलाना खुद अपनी 6ठी सालगिरह पे ही मौलाना लगना शुरू हो गए थे। अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मौलाना की 6ठी सालगिरह पे ही उनके कुर्ते को 9 गज कपड़ा लगना शुरू हो गया था। और उस 6 साल की उम्र में ही जब दुकान पर जूता खरीदने के लिए जाते थे तो दुकानदार जूते का नंबर पूछता था तो उसे आगे से फरमाते थे कि 6 को 2 से ज़रब दे लो। शहजाद, आप मौलाना को ऐसा बच्चा भी ना पेंट करें, सीनियर पॉलिटिशियन है वो इतने। देखिए, जब आपके सामने पड़ी हुई प्लेट में से कोई दूसरा कोफ्ता उचक के दौड़ जाए और आपकी भूख भी जोरों पे हो तो इंसान गुस्से में बच्चा ही हो जाता है। क्या मतलब? देखिए, हमने उनकी प्लेट में पड़ी हुई सीट छीनी है, उनकी आबाई सीट जो वहां के लोग उन्हें प्लेट में डाल के पेश करते थे, वो हमने उनसे छीन ली है। अब वो बच्चों वाली बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? मौलाना को सबसे ज्यादा गुस्सा इस शिकस्त का हम पर ही तो है। उस वजह से आपका क्या ताल्लुक है? टांक में इलेक्शन हो रहा है, आप कहाँ टांग अड़ा रहे हैं? जुनैद साहब, ये शाह महमूद की दलेरी और बहादुरी ने ही तो पीटीआई को टांक में फतह दिलाई है। मालूम है पीटीआई को कि पीछे शाह महमूद है। अच्छा। कारकुन दलेरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और शाह महमूद ही ऐसा शख्स है पीटीआई में जो न दिन देखता है न रात, न छांव देखता है न धूप, न खुश्की देखता है न पानी। और ये खासा शाह महमूद का बचपन से ही है। अच्छा। दलेरी वाला? जी हाँ, आप जानते हैं कि शाह महमूद अल्लाह ताला के फजल करम से बचपन से ही दलेर और बहादुर है। बड़ी अच्छी तरह याद है हमें, स्कूल का जमाना था, कुछ 17-18 क्लास फेलोज नहर पर नहाने के लिए चले गए। अच्छा। घर से तो यही कह के निकले कि आज नहर में छलांग लगाएंगे।
मगर जब वहां पहुंचे तो सबकी सिट्टी गुम हो गई। क्यों? भाई नहर में पानी देखा तो सबके तोते उड़ गए। उफ, ठाटे मारता हुआ पानी था, तुगयानी थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी, और शोर पानी का इस कदर के कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब कौन जुर्रत करे उसमें छलांग लगाने की। भाई नहर में इतना इतना तो पानी था। कितना कितना शाहजाद? इतना इतना। और शाह महमूद तो नहीं डरने वाला इतने इतने से। यकीन मानिए जुनैद साहब, जून जुलाई का महीना, वो दिन जब पानी को देखते ही जुरजुरी आ जाए। नहीं डरा शाह महमूद। अच्छा। दोस्त घबराए कि ये क्या करने जा रहा है। हमने कहा हौसला रखिए, ये शाह महमूद है, ये किसी तूफान से नहीं डरता। अच्छा। गया पीछे को मैं, दौड़ा नहर की तरफ, मगर रुक गया। क्यों? सच तो ये है कि एक दफा दिल दहला। तो आप इतने से पानी से डर गए? भाई इतना पानी नहीं था, हम बता चुके हैं कि इतना इतना था। लीजिए जुनैद भाई, हम दोबारा पीछे हटे। अच्छा। कुव्वत को मुज्तमे किया और तवानाई को मुर्तकिज किया। अच्छा। लगाई दौड़। अच्छा, तो लगा दी छलांग? नहीं जी, पैर तिल के आते मैं विच। अच्छा। लो जुनैद भाई, वो दिन गया और आज का दिन आया। कभी नहर की तरफ नहीं गया आपका ये भाई। मैं पूछ रहा था कि टांक में आपकी कौन सी दिलेरी काम आई है, आप पता नहीं कौन सा किस्सा लेके बैठ गए। भाई हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि टांक में भी हमारी पॉपुलैरिटी और हमारी मोहब्बत ने ही लोगों को मजबूर किया पीटीआई को वोट डालने के लिए। अच्छा। चूंकि आप यकीन मानिए कि टांक में जितने भी बैनर्स लगाए गए थे उनमें से आवाज आ रही थी, मेरा महमूद आया है, मेरा महमूद आया है, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महमूद आया है, मेरा महमूद। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की खूबसूरत बात ये कि हमेशा मीठे अल्फाज इस्तेमाल करें कि वापस लेना पड़े तो कड़वे ना लगे। बात रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।